आज हम पढ़ेंगे एनपीओ की छोटे छोटे से कैलकुलेशंस जिसको मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगा एंड देन आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा वीडियो ऑन एनपीओ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एनपीओ क्या होता है? एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है लोगों को मदद करने के लिए, दैट इज़ दी सोशल वेलफेयर। तो हम सोशल वेलफेयर करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, सो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अर्न नहीं कर रही है उनकी अकाउंटिंग की जाती है? सो 100% यस, इनकी अकाउंटिंग की जाती है। एंड इस फर्म की अकाउंटिंग जो 11th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनके ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए अकाउंट्स, नए स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। सो देखते हैं इसकी अकाउंटिंग में क्या क्या स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सो टोटल 6 टाइप की आपको अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट का मिक्सचर है। सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद आप बनाते हो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का स्टेटमेंट। कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन की। देन आपको कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, कितना आपने गुड्स इस ईयर में कंज्यूम किया है ये फाइंड आउट करना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है क्योंकि हम प्रॉफिटेबल फर्म नहीं है। सो हम उसकी ही प्लेस पर क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड लास्ट बनता है बैलेंस शीट, जो कि आपने लास्ट ईयर भी बनाई थी। इस साल बैलेंस शीट में नया क्या है? सो आपको इस साल ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों चीज़ें बनानी है। सो ये आपको 6 स्टेप फॉलो करना है एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीटली 100% एक्यूरेट। सो एक एक स्टेप को डीप में समझते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। सो द वेरी फर्स्ट अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ये बोला जाता है कि अगर कोई भी एनपीओ होता है, एक एनपीओ फॉर्म में जितनी भी तरीके से कैश आता है, कितनी भी तरीके से कैश आता है एंड कितनी भी तरीके से कैश जाता है, इस कैश को लिखने का एक अकाउंट जहाँ पर कैश की सारी डीलिंग्स लिखी जाती है, वो असेट में हो या वो पेमेंट एक्सपेंडिचर में हो, ये वो पर्टिकुलरली इनकम में हो या फिर वो लाइबिलिटी में हो। इट मीन्स हम इस अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इसी अकाउंट को बोला जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा आपने 11th क्लास में कैश बुक में पढ़ा था, कैश बुक में हम ये देखते थे कि हमें कैश आता है तो डेबिट साइड में लिखते थे एंड जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते थे। ये सेम अकाउंट है लेकिन बस हेडिंग डिफरेंट। अगर कैश आता है तो उसे रिसीट बोलते हैं, दैट इज इन डेबिट साइड वी राइट ऑल द रिसीट्स एंड क्रेडिट मीन्स जाना। सो जाएगा कैसे? जब हम पे करेंगे। So in credit side we record all the payments। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज होते कि सर किन किन चीज़ों को लिखना है एंड किन किन चीज़ों को नहीं लिखना है। सो बेटा केवल एक ही चीज़ है जो नहीं लिखना है, वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल द कैश ट्रांजेक्शन हम यहाँ लिखेंगे। वेदर हमने पेमेंट किया हो, दैट इज़ एक्सपेंसेस, या हमने कोई असेट को बाय किया हो, या हमने लोन का रीपेमेंट किया हो। सो ऑल नेचर्स ऑफ थिंग्स, दैट इज़ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। अगेन अगर हमें कोई सी रिसिप्ट जो इनकम हुई हो तो भी लिखेंगे। अगर हमने कोई असेट को सेल किया है
तो भी लिखेंगे, एंड अगर हमने कोई लोन लिया है तब भी लिखेंगे। दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ कैश कम हम लिखेंगे। दैट इज एक इनकम, रेवेन्यू नेचर एंड असेट एंड लाइबिलिटी रिलेटेड टू कैपिटल नेचर। सो ऑल द नेचर आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो देखो मैंने कॉन्सेप्चुअली लिखा है, आपको इसको नोट डाउन करना है प्रॉपरली। इन रिसिप्ट साइड वी राइट रेवेन्यू रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट जो बार बार मिलती है हमको, अगेन एंड अगेन मिलती जाती है हमको, ठीक है। लाइक डोनेशन, ऐसी फॉर्म में डोनेशन बार बार मिलता है। सो जो डोनेशन होता है जनरल डोनेशन वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दैट इज इनकम। अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट मीन्स लाइबिलिटी का बढ़ना। हमने किसी से लोन लिया तो पैसा आया, हम डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि जो चीज़ आती है डेबिट। अगर हमने असेट को सेल किया है तब भी पैसा आया है, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। सो जब भी पैसा आएगा, रुपीज़ आएंगे, वी विल राइट इन द रिसीट साइड, दैट इज द डेबिट साइड। अब बात करते हैं पैसे जाने की। पैसा जाता कैसे है? एक्सपेंसेस करते हैं। एक्सपेंसेस, एनी पेमेंट, अगर वो एक्सपेंसेस डेली बेसिस का है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर वो कैपिटल नेचर का है, लाइक हमने कोई असेट परचेज किया है या कोई लाइबिलिटी का रीपेमेंट किया है, हम लिखेंगे। सो कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होगा, हम लिखेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको यहाँ पर ईयर का ध्यान नहीं देना है। अभी तक कैश बुक में आप करंट ईयर की चीज़ें ही लिखते थे, करंट ईयर का कैश आना और करंट ईयर का कैश जाना। रिसिप्ट और पेमेंट में हमें अगर लास्ट ईयर का पेमेंट मिलेगा या लास्ट ईयर का पेमेंट हम करेंगे, हम वो भी लिखेंगे। हम यहाँ पर ईयर बाउंड नहीं है, ईयर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट ईयर का पेमेंट होगा, आज किया है तो हम लिखेंगे। अगर लास्ट ईयर की कोई इनकम थी जो लास्ट ईयर नहीं मिला, इस साल मिला, तो हम लिखेंगे। वैसे ही आने वाले साल का, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर का, अगर पेमेंट कर दिया एडवांस में तो हम लिखेंगे। एंड किसी ने हमें एडवांस में इनकम दे दी जबकि हमने उनके सर्विस नहीं दिए, तब भी हम लिखेंगे। दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम। सो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, फर्स्ट नंबर पॉइंट, दैट इज़ स्टार्टिंग विद द कैश बैलेंस इन रिसीट साइड। जो रिसीट और पेमेंट होता है ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, जो कि हमेशा किधर आएगा? रिसीट साइड का सबसे टॉप में। सबसे टॉप में हम क्या लिखेंगे? रिसीट, जो भी हमारे पास लास्ट ईयर का बैलेंस बचा है हम वो लिखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, एंड विथ कैश बैलेंस इन द पेमेंट साइड। सो हमने रिसीट साइड का टोटल करा एंड पेमेंट साइड का टोटल करा, जो डिफरेंस आएगा वो हम पेमेंट साइड डाल देंगे, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इतना कैश हमारे पास अभी भी है, राइट। सो ये था 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड दी थर्ड वन जो मैंने आपको टाइम का समझाया, दैट इज़ नो ईयर रिस्ट्रिक्शन। अगर 2019 का कुछ कैश का ट्रांजेक्शन अगर 20 में हमने किया है, करंट ईयर में किया है, तो हम लिखेंगे। अगर 21 दैट इज़ नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है एंड हमें उसे 20 में किया है, नेक्स्ट ईयर का है, 20 में किया है, तब भी लिखेंगे। दैट इज़ नो ईयर बाउंडेशन, कोई भी ईयर बाउंडेशन नहीं। सो छोटा सा रिकैप रिसिप्ट और पेमेंट पे। रिसिप्ट और पेमेंट में करना क्या है? आपको रिसिप्ट और पेमेंट में करंट ईयर में जितनी भी चीज़ें मिली है इन दी फॉर्म ऑफ कैश ओनली, केवल और केवल कैश। बेटा मैंने लिखा हुआ है ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना। सो जो चीज़ मिली है वो डेबिट साइड में, जो चीज़ हमारे पास से गई है क्रेडिट साइड में इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश मिला है डेबिट, कैश गया है क्रेडिट। सो देखो कितना सिंपल था और रिसिप्ट और पेमेंट आपका ख़त्म हो गया। एंड ये कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। सो इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई है आप नोट डाउन करिएगा एंड प्रॉपरली उसको रीड करिएगा। सो ये था रिसिप्ट और पेमेंट। अब चलते हैं हम हमारी सेकेंड टाइप की कैलकुलेशंस पर, दैट इज़ फंड बेस अकाउंटिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट, इसके बिना आप बड़े मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। क्या होता है फंड बेस अकाउंटिंग? सबसे पहले सीखते हैं फंड क्या होता है।
फंड मीन्स प्रॉफिट से हमने कुछ पैसा निकाल कर एक एक्टिविटी के लिए रख दिया, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर एक एक्टिविटी के लिए रख दिया। अब आप बोलोगे सर इन एनपीओ में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो सरप्लस पैसा बच जाता है उस सरप्लस पैसे में से कुछ पैसा हम निकालते हैं कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब बताओ वो सरप्लस अपने आप में क्रेडिट होता है, आप सबको पता है प्रॉफिट क्रेडिट होती है। अगर उसमें से ही अगर मैं कुछ पैसा निकालता हूँ तो वो फंड भी अपने आप में क्रेडिट होगा। तो फंड हमेशा क्रेडिट होता है, दैट इज़ वो अपने आप में लाइबिलिटी नेचर का होता है। क्योंकि हम जब कुछ फंड निकालते हैं, हमारे सरप्लस में से कुछ फंड निकालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए निकालते हैं, एंड अब उन पैसों को जो हमने निकाला है वो पैसा कोई एक पर्टिकुलर काम में यूज़ आएगा। ये लाइबिलिटी होती है एनपीओ की कि अब वो अमाउंट को, वो पैसे को वो एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक्टिविटी में ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ द लाइबिलिटी। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअली में लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करना, ये होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एनपीओ बहुत सारे इवेंट कराता है, जैसे आप बोल सकते हो कोई सा डॉक्टर चेकअप कैंप लगाया, सो डॉक्टर से जो चेकअप कराना है अगर उसका कैंप लगाया है तो आपको कुछ एक्सपेंसेस होंगे। उसके लिए एनपीओ ने जब पैसा निकाला था तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया था कि वो पैसा कहाँ पर लगेगा, कोई भी कैंप में जिसमें डॉक्टर चेकअप करेंगे। सो ये बेटा फिक्स होता है, इसलिए लाइबिलिटी होता है। इसकी कैलकुलेशन करते कैसे है? सो बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है, समझना। क्या एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारा सरप्लस अमाउंट है एंड वो एनपीओ है। उन्होंने सोचा कि कुछ पैसा हम अलग से निकाल के रख लेते हैं कोई भी एक सोशल वेलफेयर के लिए। उन्होंने पैसा निकाल लिया। अब अगर वो सोशल वेलफेयर के लिए निकाला है सो ये हो जाता है फंड की वैल्यू, दैट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस, कि हमारे पास इतना फंड था। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर एनपीओ ने कुछ पैसा उस फंड में और ऐड किया है या हमें कोई आउटसाइडर्स ने इसी सेम काम के लिए कुछ डोनेशन दिया है, सो हम इस फंड में ऐड करेंगे, हमारा फंड बढ़ जाएगा। दैट इज़ ऐड करना है करंट ईयर रिसीव्ड डोनेशन। अगर करंट ईयर में कोई रिसीव हुआ है डोनेशन तो हम उसको ऐड करेंगे। देन अगर हमें ये पता है कि अगर हमें 3 महीने के लिए या 4 महीने बाद इस फंड का यूज़ है तो एनपीओ क्या करती है, इस फंड को बैंक में डिपॉजिट कर देती है एंड बैंक से उनको क्या मिलता है इस डिपॉजिट पर? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है बेटा वो भी कहीं ना कहीं हमारे फंड को इंक्रीज करता है, हमारा फंड और इंक्रीज होता है। तो हम इस फंड में इंटरेस्ट जो मिला है वो भी ऐड कर देंगे। सो ऐड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, जो फंड इन्वेस्ट किया था उस पर अगर इनकम हुई है तो हम उसको और बढ़ा देंगे। सो हमारे फंड में 2 तरीके से पैसे ऐड होते हैं। एक, अगर करंट ईयर में किसी नॉर्मल आप बोल सकते हैं आउटसाइडर ने डोनेशन दिया हो तो बढ़ जाएगा, एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है उन्हीं पैसों का एंड उन्हीं पैसों पर इंटरेस्ट मिला है तो हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो और बढ़ जाएगा। सो ये 3 तरीके से वो ऐड हुआ। लेस कब होता है, कम कब होता है? जब हमने वो एक्सपेंसेस किए, जब हमने उस इवेंट को किया। जब इवेंट करेंगे तो हमें कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे एंड उस एक्सपेंसेस से हमारा फंड कम होगा। सो फंड क्या हो रहा है? कम। एट दी एंड हम क्या करेंगे? नेट वैल्यू निकालेंगे। सो हमने 3 चीज़ों को प्लस करा है, ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर डोनेशन एंड इंटरेस्ट, एंड लेस करा है एक्सपेंसेस। अब आंसर में 2 इफेक्ट हो सकते हैं, या तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इट मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, या तो आंसर प्लस में आएगा, इट मीन्स अभी भी हमारे पास फंड बचा हुआ है। अगर आपके पास इस साल फंड बच गया तो उस फंड को अगेन हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड नेचर का पैसा था, ये वहीं यूज़ होना था, इसलिए ये लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आया है, इट मीन्स हमने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दिया है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा।
सो यहाँ आपको जो नेट इफ़ेक्ट है उसके दोनों इफ़ेक्ट में से एक ही इफ़ेक्ट को प्लेस करना है। प्लस में आंसर आया देन लाइबिलिटी, माइनस में आंसर आया देन एक्सपेंडिचर। तो बेटा ये है सिंपल सा फंड बेस अकाउंटिंग। कितना सिंपल है, आपको जस्ट नॉलेज रखना है। अपने घर में भी आप फंड बनाते हो, आपने सपोज पेट्रोल फंड बनाया तो एक अमाउंट जो आपने फिक्स कर रखा है वो ओपनिंग है, लेकिन अगर आपने कुछ और पैसे उसमें ऐड करे तो वो फंड बढ़ जाएगा, एंड पेट्रोल का पैसा निकाला है तो वो कम हो जाएगा। अब अगर वो पैसा बच गया है दैट इज़ प्लस बैलेंस है, इट मीन्स कि आपके लिए वो लाइबिलिटी, आप अगले महीने भी उसे यूज़ कर सकते हो पेट्रोल में। एंड अगर पैसा ज़्यादा लग गया है नेगेटिव बैलेंस से, मतलब आपका फंड ख़त्म हो चुका है और ऊपर से खर्चा लग रहा है, सो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर बन जाएगा। सो होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कंसेप्ट वाइज भी, नॉलेज वाइज भी एंड ऑब्जेक्टिव वाइज भी। सो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच।